बेटा, और लगे कि ज्यादा दिक्कत है तो फिर आप रिकॉर्डेड क्लास ले लेना शिवानी। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का ये हिस्सा है रोटेशनल मोशन। इससे पहले जो आप लोगों ने करा है, मैं थोड़ा सा आइडिया बताऊं आपको, अगर तो आप लोगों ने बेटा पढ़ा है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, और इसके बाद हमने किया था सेंटर ऑफ मास मोशन, ठीक है। उसके बाद रिजिड बॉडी के कुछ सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने निकाले थे, रिजिड बॉडी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड, यूनिफॉर्म रोड। तो ये जो पार्ट है ये भी हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में ही आता है और ये आपका डन है। तो अगर किसी ने क्लासेस नहीं ली हैं या आप बोर्ड की प्रिपरेशन में बिजी थे तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आपको बिटले लिंक पे मिल जाएंगे, वहां जाके आप चेक करो, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे। इससे ये सेंटर ऑफ मास के बाद हम लोगों ने आई थिंक कोलिजन किया था ना, ठीक है, कोलिजन, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ मास वाले जो ये टॉपिक्स हैं ये आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आते हैं। अब हम रोटेशन मोशन स्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन को अगर हम वेटेज के हिसाब से एनालिसिस करें तो ये पूरा जो चैप्टर है लगभग 6% में आता है, ठीक है। 6%, 7% आपके नीट के पेपर में आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। बट याद रखो रोटेशन प्लस सेंटर ऑफ मास ये दोनों का है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 2010 में 3 थे, 2022 में 3 थे, 4 क्वेश्चन भी हैं, 7 भी क्वेश्चन हैं। सो हम मिनिमम मानते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं होते। रोटेशनल मोशन का सिर्फ एक टॉपिक है रोलिंग मोशन जो आता है, रोलिंग मोशन विद स्लिपिंग विदाउट स्लिपिंग, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं। अदरवाइज आप सारे को अच्छे से पढ़ें, इसमें जितना भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उनके शॉर्ट नोट सभी के अभी साथ के साथ बनाते चलो। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो, ठीक है। यस रुष्टा 2 बार हुआ था। तो अब यहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन हमारे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब तैयारी करना है। अब आगे चलते हैं, आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ये जानना तो जरूरी है ना कि इस लेक्चर के बाद आप क्या सीखोगे। सबसे पहले आपको पता क्या है इस पे आपने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया? यस और नो जवाब दो। यस मैम। डन। एनएलएम पढ़ लिया? यस मैम। वर्क एनर्जी पावर पढ़ लिया? यस मैम। सेंटर ऑफ मास पढ़ लिया? यस मैम। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना आपके रिवाइज होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। पीछे के जितने भी ये चैप्टर्स हैं इनके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं, इसलिए रोटेशन डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये सब डेटा, ये जो चीजें हैं ये सब पता होनी चाहिए। नहीं पता है, कहीं अटकते हो तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वहां जाके देखो। अब आज हम नया क्या सीखेंगे? सबसे पहले रिजिड बॉडी होती क्या है, ठीक है। रोटेशन और सर्कुलर मोशन में फर्क क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप किसे कहते हैं, और सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स 2 पार्ट होते हैं। काइनेमेटिक्स में हम मोशन की टर्म्स देखते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब हम लोग, एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो चीजें हैं ये हम देखते हैं। वही सेम चीज हम रोटेशनल मोशन में भी पढ़ेंगे। डायनेमिक्स क्या होता है कि कारण क्या है उन टर्म्स का, वो किस वजह से जो है वेलोसिटी चेंज हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, वो पार्ट आता है डायनेमिक्स में। लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं काइनेमेटिक्स पे। क्लियर है सबको? बिटली लिंक पे मिलेगा बेटा, ये है bit.ly/सोफिया मैम। इस शीट पे आप जाओगे, आप गूगल पे भी टाइप करोगे, मतलब टैब पे ऊपर, तो आपको ये सीधा शीट खुल जाएगी। सो अभी समझ में आ गया आज आप लोग क्या सीख लोगे। रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी में भी कुछ सब टॉपिक्स हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। मेजर ये है रिजिड बॉडी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एंड काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर या रोटेशनल मोशन क्या है। इसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं। सर्कुलर मोशन जो आपने चैप्टर किया था ना, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसी को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन इज ऑल अबाउट सर्कुलर मोशन। आप सर्कुलर मोशन की बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, फर्क। अब आगे चलते हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजिड बॉडी। टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन, प्लानर मोशन। उसके बाद बेसिक टर्म्स इन रोटेशनल मोशन एंड द रिलेशंस एंड सम न्यूमेरिकल्स।
इन द एंड आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, जो कि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो कि आपको ट्राई जरूर जरूर करने हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है, एनी वन ऑफ यू बताएगा मेरे को रिजिड बॉडी क्या होता है बेटा? रोहताश की आईडी से जो भी है बेटा, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उससे गो थ्रू हो जाना, आपको पता लग जाएगा। रिजिड बॉडी क्या होता है एवरीवन, कम ऑन। मैम डिस्टेंस बिटवीन जो टू इंटरनल पॉइंट्स है, अगर वो चेंज ना हो तो रिजिड बॉडी। ग्रेट, क्या नाम है? मैम नंदिनी। नंदिनी, वेरी गुड बेटा। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स of body does not change during motion। सही लिखा है नंदिनी? यस मैम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ध्यान से देखो। मान लो ये आपके पास बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, और इसके बॉडी के इनसाइड में हम लोग 2 पॉइंट मान लेते हैं। मान लो एक पॉइंट आपके पास ए हो गया और एक पॉइंट आपके पास बी हो गया, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट्स, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है सपोज कितना है, डी है। ये है आपकी पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 1। ये मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट या बॉडी, और सपोज जो है ये बॉडी यहां पहुंच गई है पोजीशन नंबर 2 पे। ये है आपके पास पोजीशन 2। तो इसमें अभी जो ये पॉइंट्स है, मान लो ये आपके पास पॉइंट ए है, वही सेम पॉइंट बी है, क्या इनके बीच का डिस्टेंस बदला है ड्यूरिंग मोशन? अगर बदल जाता तो वो रिजिड बॉडी नहीं होती। ड्यूरिंग मोशन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तीसरी पोजीशन पे जब भी जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन जो भी आपने 2 इंटरनल पॉइंट्स लिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है। और आप क्या पॉइंट बोल सकते हो, शेप एंड साइज बदल रहा है। शेप एंड साइज बदल जाएगा तो आपके पास डिस्टेंस जाएगा। तो सेकंड पॉइंट आपके पास क्या है, शेप एंड साइज रिमेन्स सेम। अच्छा ये बताओ, इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दिख रहा है आपको? ये दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है? दूर जा रहे हो, पास आ रहे हो, नहीं है ना? तो ये भी एक पॉइंट है, आप लिखेंगे नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसा कुछ नहीं बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग मोशन। ठीक है, तो रिजिड बॉडी सिंपल भाषा में तो आप यही बोलेंगे कि 2 इंटरनल पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा, उसका शेप नहीं बदल रहा, साइज नहीं बदल रहा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं है बिटवीन पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नहीं है बिटवीन 2 पॉइंट्स। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मेरे को बताना कि क्या वो रिजिड बॉडी है या नहीं। ठीक है, ट्राई करोगे? यहीं पर मैं एक एग्जांपल आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, लेट्स चेक कि आपको कितना समझ में आया। मान लो एक ब्लॉक है ए और एक ब्लॉक है बी, और इनको मैंने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया और इनके बीच में है डिस्टेंस एल। ठीक है, ब्लॉक ए इज मूविंग विद वीए वेलोसिटी एंड ब्लॉक बी इज मूविंग विद वीबी वेलोसिटी एंड वीए वेलोसिटी इज इक्वल टू वीबी वेलोसिटी। ठीक है, ये सेम है। तो क्या ये जो सिस्टम है 2 ब्लॉक्स एंड स्प्रिंग, क्या ये रिजिड बॉडी है? यस मैम। Yes, ma'am. यस इट इज रिजिड बॉडी। आप कोई भी 2 पॉइंट्स मान लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ए पे मान लो, बी पे मान लो, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर वो सेम वेलोसिटी से ब्लॉक चल रहे हैं तो वो डिस्टेंस तो नहीं बदल रहा। तो यहाँ पर आपके पास यस इट इज रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी ये है। ठीक है, अभी इसी को मैं चेंज करती हूँ। इफ VA इज नॉट इक्वल टू VB, सपोज कि आपके पास जो ब्लॉक B है वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, तो क्या ये रिजिड बॉडी होगा? बताओ, क्या ये रिजिड बॉडी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नो मैम। मान लीजिए आपने, मैंने अभी क्या बोला कि B जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहा है, तो स्प्रिंग खिंच जाएगा। यस मैम।
ठीक है, पहले ये एल था, अब एल में कुछ लेंथ और ऐड हो गई। आपने कोई भी 2 पॉइंट माने होंगे, अगर ये अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, वी ए वेलोसिटी से ये चल रहा है, वीबी से चल रहा है, वीबी इज मोर देन वी ए, तो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो गया। Yes, ma'am. डिस्टेंस चेंज तो आपके पास क्या हो गया, रिजिड बॉडी नहीं होगा, इट इज नॉट रिजिड rigid बॉडी। body. तो यानी यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि कंडीशन क्या है, कॉन्स्ट्रेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिजिड है कि नहीं है। आई बात समझ में? अब स्प्रिंग था, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर वेलोसिटी बदल दी हम लोगों ने, वो एक कांस्टेंट हो गया ना, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो अटैच है, वेलोसिटी बदलते ही क्या होगा, वहां पे डिस्टेंस चेंज हो जाता है। Change. ठीक है, सो रिजिड बॉडी समझना ये इसलिए जरूरी था, इतना डिटेल में इसीलिए समझा था कि कई बार होता है हमें दिख रही है वो रिजिड बॉडी है, रिजिड से हम समझते हैं जो सख्त है, लेकिन वो देखना जरूरी है क्या उनके बीच में कोई भी 2 इंटरनल पॉइंट्स अगर हम मान रहे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस बदल रहा है नहीं बदल रहा, शेप एंड साइज बदल रहा है नहीं बदल रहा, क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया। अब जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, अगर वी बी ग्रेटर देन वी ए है, तो कोई भी 2 पॉइंट मानोगे उनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ जाएगा ना, वी बी दूर जा Yes, रहा है। ma'am. ठीक है, आई बात सबको समझ में? रिजिड बॉडी क्या है, क्लियर है सबको? थम्स अप करो अगर क्लियर है तो। ओके ग्रेट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन जो आप लोग जनरली अब इस चैप्टर में डील करने वाले हो। जो सबसे पहला प्योर ट्रांसलेशन मोशन, जैसे कि आपको 2 ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2 ब्लॉक्स नहीं, एक ही ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक मूव कर रहा है। हमने इस एक ब्लॉक पे 1.1 मान लिया, 1.2 मान लिया, 1.3 मान लिया, ठीक है, अब ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो ये जो मोशन है, जो ये ऐसे एक लाइन में ऐसे मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब प्योर ट्रांसलेशन मोशन चेक करने का भी एक तरीका है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, उनके बीच में डिस्टेंस को देखो, जैसे 1 और 2 ले लिया मैंने, लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी 2 इंटरनल पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग मोशन। अब ये ब्लॉक जब इस पोजीशन पे पहुंचा है, ये ब्लॉक जब दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया, ये पोजीशन नंबर ए है, ये पोजीशन नंबर बी है, तो जो पॉइंट है बेटा 1 और 2, ये जो अगर आप लाइन ज्वाइन करेंगे, ये पहले वाली लाइन के पैरेलल है या नहीं है? Yes, ma'am. ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हो कि ये चलता जा रहा है, ये जो 2 पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया, ये पैरेलल चलेगी ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। अब ट्रांसलेशन मोशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन, और एक होता है आपके पास कर्विलिनियर। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज या बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तो हमने अभी देखा ही है, जैसे ये अगर ब्लॉक ए, ये वाला जो ब्लॉक है, ब्राउन ब्लॉक आपको दिख रहा है, ये मूव कर रहा है, तो एक लाइन में वो मूव कर रहा है। कोई भी 2 पॉइंट्स लिए, दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया, तो जो हर पोजीशन है उसके ऊपर आप देख रहे हो कि जो लाइन है वो हमेशा पैरेलल आ रही है, जो स्टार्टिंग में ली उसके पैरेलल आ रही है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है। अब कर्वीलिनियर क्या होता है, अगर मान लो ये आपके पास जो ब्लॉक है, मान लो ये आपके पास ब्लॉक होंगे, सामने से दिखा रही हूँ, और ये कुछ ऐसा मोशन कर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो मान लो मैंने कोई भी 2 पॉइंट मान लिए, सपोज मैंने ये पॉइंट मान लिया, एक ए और एक बी, ठीक है। अब जब ये बॉडी थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो ये ए बी जो डिस्टेंस है, ये भी थोड़ा ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो आपके पास ये बी, ये ए, थोड़ा और ऊपर जा रहा है, ये आ जाएगा आपके पास, मतलब नीचे आ रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो अब भी सारी लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है, ये बताओ। ऐसे चल रहा है, कोई भी 2 पॉइंट लिए, तो 2 पॉइंट ऐसे पोजीशन में चेंज आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, यस, ये जो ब्लॉक है इट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे कोई भी चीज ले लो, जैसे ये है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे चला रही हूँ तो ये रेक्टिलिनियर मोशन है, पर मैं इसको ऐसे चला रही हूँ तो ये क्या है, कर्वीलिनियर मोशन है। अब इसमें 2 पॉइंट लेंगे, जब रेक्टिलिनियर मोशन है तो किसी भी पोजीशन पे ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो पैरेलल रह रही है ना।
कर्विलिनियर में भी ऐसे ही है। कर्विलिनियर में अब ये 2 पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिए, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये जो पॉइंट आपने 2 ज्वाइन करिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो अब भी तो पैरेलल है, यस मैम। पैरेलल तो अब भी है, बट अब वो थोड़ा ऊपर नीचे खिसक रहे हैं, ठीक है। लाइन जो है वो कभी ऊपर है, नीचे, बट स्टिल पैरेलल है। तो इस तरह की मोशन को हम कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है भाई? तो सेम डेफिनेशन चलेगी, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन कर्व, यहां पर आप कर्व लिखेंगे, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन कर्व, बट जो आप ये वाली जो डेफिनेशन है, बट एनी टू इंटरनल पॉइंट्स ऑलवेज पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग मोशन, वो पैरेलल अभी भी है, ये सेम चलेगा, बट एनी 2 points are always parallel to itself during motion। तो सबको समझ में आया ट्रांसलेशन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। प्योर रोटेशनल क्या होता है? पंखा तो सभी के घर में अभी ऊपर भी चल रहा होगा, सर के ऊपर सबके चल रहा है। प्योर रोटेशनल मोशन in which all particles move in a circular path about a fixed axis। एक एक्सिस के अबाउट सभी के सभी पार्टिकल सर्कल में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 इंटरनल पॉइंट्स डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग मोशन। तो इसको समझते हैं, देखिए सपोज हमने लिया एक, ये है, देखो पंखा घूम रहा है, तो आपको पता है कि इसके सेंटर से आप ऐसे मान सकते हो कि कुछ भी एक्सिस जा रहा है, उसके अबाउट चल रहा है ना सब कुछ। ये जो सेंटर में गोल गोल है, इसके अबाउट घूम रहा है ना सब कुछ। तो कोई भी एक ब्लेड ले लो, जैसे ये वाली ब्लेड ले लो, इसके ऊपर आपने एक पॉइंट मान लिया ए, कोई भी 2 पॉइंट ले लिया, मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जब ये घूम रहा है तो ये देखो, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, सपोज इस ब्लेड पे पहुंच गए, और ये पॉइंट आपका सेम है, ये ए पॉइंट था, इसको बी मान लो, ये ए पॉइंट अब यहाँ आ गए। तो क्या अब लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में ड्यूरिंग रोटेशनल मोशन, वो पैरेलल रह रही है? बताओ। यस मैम। आपने इस ब्लेड पे लिया, ये लाइन ऐसे है, ठीक है। अब ये सॉरी, ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। अब ये ब्लेड जब घूम रही है तो एक पॉइंट तो यही है, दूसरा पॉइंट घूम रहा है, तो क्या अब ये पैरेलल रह रही है बेटा किसी भी पोजीशन पे? नो मैम। देखिए एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, तो पैरेलल तो नहीं है। तो ऐसे पहचान सकते हो आप प्योर रोटेशनल मोशन में क्या है कि कोई भी आप लाइन ज्वाइन कर रहे हो 2 इंटरनल पॉइंट्स पे, इट डज नॉट रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग मोशन। और कमाल की बात है, जितने भी पॉइंट्स हैं अब बॉडी के ऊपर, वो सारे एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में। जैसे ए पॉइंट है, अगर मैं इसको और आगे बनाऊं, यहाँ आएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ आएगा, तो सर्कल में घूम रहा है ना। कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, कोई भी रैंडम पॉइंट ये ले लो, चलो, तो ये ऐसे घूमेगा, इसके अबाउट सर्कल में घूमेगा ना। तो एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। अब ये हमारा फिक्स्ड एक्सिस है यहाँ पे। और लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इज नॉट पैरेलल टू इटसेल्फ ड्यूरिंग मोशन। समझ में आया? यस। अब नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है आपके पास प्लानर मोशन। प्लानर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल एक पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बाइक का जो टायर है, अब इसमें ट्रांसलेशन है, टायर आगे भी तो जा रहा है और टायर घूमता भी है। तो इसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? आप बैठ जाओ यहाँ पर बैठा रही हूँ मैं आपको, यहाँ बैठ जाओ आराम से, मस्त, ठीक है। अब आप सोचो जरा, जब ये टायर घूमता हुआ आगे जा रहा है, आपको लगेगा ना कि ये जो टायर है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे चल रहा है, सीधा चल रहा है, नहीं चल रहा? अगर इस टायर के ऊपर आप पॉइंट कंसिडर कर लोगे तो आपको लगेगा ये पॉइंट इधर से ऐसे मूव कर रहा है। दोनों ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नाउ यू आर सिटिंग एट द सेंटर, वहां बैठ के आप देख रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप पूरी बॉडी को समझते हैं, सेंटर ऑफ मास पे आप बैठे हो, सारा मास आपका वहीं कंसंट्रेटेड होता है, आपको लगेगा वो सारा ऐसे सीधा चल रहा है। ये हो गया ट्रांसलेशन मोशन।
ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉइंट उस ऑब्जेक्ट पे कंसिडर कर लिया, जैसे इस टायर पे कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को आप ऑब्जर्व करोगे सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, सेंटर पे बैठ के, तो आपको लगेगा वो सर्कल में ऐसे रोटेशन भी कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन में भी है वो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्लानर मोशन। इसका एग्जाम्पल आपके पास रोलिंग है, रोलिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ये सबसे मुश्किल पार्ट पड़ता है। क्लियर है भाई सबको? 3 करे हम लोगों ने ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में भी हमने 2 करे। क्या क्या करे ट्रांसलेशन में? 2 कौन से करे? रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। उसके बाद हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? प्योर रोटेशनल। उसके बाद हमने पढ़ा प्लानर, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। यहां से आप समझ सकते हो, यहीं बैठ जाओ, आगे भी चल रहा है ऑब्जेक्ट और घूम भी रहा है, दिस इज प्लानर। अब हम आगे चलते हैं। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक ही जैसा लगता है ना, कर देते ना हम ऐसे कि ये ऐसे रोटेशन में है, सर्कल में है। देखो, जब ये जैसे अर्थ है, अर्थ एक एक्सिस के अबाउट घूमती है। अगर अर्थ के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे तो क्या वो पॉइंट उस एक्सिस के अबाउट सर्कल में चल रहा है? यस और नो? चल रहा है। यानी जो पॉइंट्स की अगर आप बात कर रहे हो तो वो सर्कुलर मोशन ले रहे हैं। लेकिन जब बहुत सारे पार्टिकल्स की इकट्ठी आप बात करते हो, इट इज मूविंग अबाउट एक्सिस, मतलब पूरा अर्थ जो है वो एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? दोबारा रिपीट कर दो एक बार। दोबारा सुनो। आप अर्थ को इमेजिन करो, ठीक है। आपको पता है अर्थ एक एक्सिस के अबाउट पूरी घूमती है, उस पे अर्थ तो मिलियंस बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है ना, बहुत ट्रिलियंस बोलो, छोटे अगर हम पार्टिकल्स बोले, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट, जब वो अर्थ घूमेगी तो हर एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में है कि नहीं है? जैसे ये वाला पार्टिकल अगर मैं मानू ये वाला, सो वो चलेगा इसके अबाउट सर्कल में ऐसे। ये वाला पार्टिकल कोई और पास ले लो, ये भी तो सर्कल में चलेगा ऐसे, पूरी वो घूम रही है ना। तो हर एक पार्टिकल की जब आप बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो कि एक पॉइंट के अबाउट वो सर्कल में चल रहा है। लेकिन जब आप कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हो तब हम बोलते हैं कि किसी एक्सिस के अबाउट वो पूरा जो बॉडी है, पूरी जो रिजिड बॉडी है वो घूम रही है, उसको आप रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड फॉर अ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन इज फॉर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट फॉर्म अ रिजिड बॉडी, ठीक है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझो जरा, आपको एक ग्रीन लाइन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन लग रही होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये जो आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इसका हर एक पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो सबका एक ही लाइन पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? लोकस ऑफ ऑल सेंटर्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन इन अ रिजिड बॉडी। कुछ भी इमेजिन करो, इस अर्थ या बॉल, कॉस्को बॉल, कुछ भी गोल चीज समझो, और कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, जब ये धरती घूमेगी तो पॉइंट किसके अबाउट गोल चक्कर लगा रहा है? वो एक सेंटर के अबाउट लगा रहा है, वो सबके सेंटर इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ एक्सिस ऑफ रोटेशन, बट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इट डज नॉट हैव टू पास थ्रू बॉडी। कोई जरूरी नहीं है कि वो बॉडी से ही पास होगा। मैंने यहां ले लिया, यहां से मैंने कोई चीज, मैंने मान लीजिए ये एक्सिस ले लिया और इसके अबाउट में घुमा रही हूँ ऐसे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। कार है, कार मूव करिए, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, कार ऐसे गोल गोल घूम रही है, सो एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है। इट डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बॉडी, इट डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड। कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स हो। इट डज नॉट हैव टू बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मेरा ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ इसके अबाउट ऐसे, बट ये एक्सिस इससे परपेंडिकुलरली नहीं पास हो रहा ना। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सो इट डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बॉडी, इट डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड, इट डज नॉट हैव टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैं फिक्स्ड वाली बात क्यों बोल रही हूँ, इसको भी समझो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक, अच्छा आप सब लोगों ने वो क्लास में पेन वाला गेम खेला होगा ना, कि जिसका लास्ट में पेन बच जाता है टेबल पे वो जीत जाता है।
खेला है? यस मैम। क्या होगा ना। सो आप लोग क्या करते हो, आप मान लीजिए कोई भी इधर कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप क्या करते हो, इधर पे ऐसे एक छोटा सा फोर्स लगाते हो या टॉर्क लगाते हो मान लीजिए। तो अब ये आपने जब फोर्स लगाया तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगा। किसके अबाउट घूमेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई एक्सेस तो नहीं था। मान लो ये आपके पास हो गया, जो नेक्स्ट इसकी पोजीशन है वो ये आ गई ऐसे। तो आपने एक इम्पल्स दिया, आपने एक फोर्स दिया, तो ये एक पॉइंट के अबाउट घूमने लग गया। तो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स है, पिवटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अब मैं इसको फिक्स कर दूं और ये रोटेट कर रहा है इसके अबाउट ऐसे, ये तो फिक्स कर दिया मैंने। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से बस एक फोर्स दे रही हूँ, इम्पल्स दे रही हूँ, तो वो उस पॉइंट के अबाउट ऐसे गोल गोल घूमने लग गया। तो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ठीक है, सो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डज नॉट हैव टू पास थ्रू द बॉडी, इट डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड, इट डज नॉट हैव टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप ये समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरा रिमोट है और ये मैंने किसी तरीके से इसके अबाउट ऐसे घुमा रखा है। अब भी सारे पॉइंट्स जो है इस रिमोट के ऊपर जो है वो सारे इस एक्सिस के अबाउट सर्कल में चल रहे हैं। क्लियर है सबको? एक पॉइंट की बात करूं तो सर्कुलर मोशन, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स की बात करूं, एक रिजिड बॉडी को समझूं कि किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। डन है सबको, क्लियर है ये? यस मैम। अब आगे चलते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं इन रोटेशनल मोशन एंड देयर रिलेशंस, और ये सर्कुलर मोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो किसी को अगर सर्कुलर मोशन में डाउट है, हाँ जी बेटा। मैम जैसे सैटर्न के चारों तरफ एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट मूव करती है मैम, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी? हाँ, अगर आप एस्ट्रॉइड्स में क्या, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, अगर आप एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट को मान रहे हो, एक एस्ट्रॉइड को मान रहे हो, तो वो सर्कल में चल रही है। ओके मैम। मैम हम्म, मैम जो इसमें सेकंड प्रॉपर्टी थी वो बताना एक बार दोबारा। इट डज नॉट हैव टू बी फिक्स्ड। कोई मैम फिक्स होना जरूरी नहीं है ना। जैसे कि मैं अगर आपको एक देखो, इसको मैं इस ऐसे समझाती हूँ। मान लो ये आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने दीवार में ऐसे फिक्स कर दिया, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूमने लग गया। तो ये तो फिक्स एक्सिस है, मैंने फिक्स कर रखा है। लेकिन जैसे ये एग्जांपल था, मैंने कोई एक्सिस नहीं फिक्स कर रखा, टेबल पे पेन पड़ा था, पेन के मैंने एज पे ऐसे मारा और वो एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे गोल 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 घूमने लग गया। यहाँ फिक्स नहीं था ना एक्सिस। अब दीवार पे आपने कोई चीज है, कील गाड़ दी और उस पर आपने कुछ लटका दिया और आप उसको फोर्स देके ऐसे गोल घुमा सकते हो, वो तो फिक्स एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, फिक्स है वो। लेकिन यहाँ फिक्स नहीं है, जो ये पेन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। मैम वो पेन के भी तो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। बट फिक्स्ड नहीं है ना बेटा, पिवटेड पॉइंट होता है। जैसे पिवट का मतलब होता है कहीं पर आपने उस ऑब्जेक्ट को, बॉडी को फिक्स कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर ही है मेरा, ठीक है, और इस पेपर को मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर फिक्स कर देती हूँ, यहाँ पर ऐसे एक कील लगा दी मैंने, कील ठोक दी। लेकिन अब मैं इसको, अगर इसका रोटेशनल मोशन देखो, मान लो कोई फोर्स लगाया तो ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये एक्सिस मेरा फिक्स हो गया, फिक्स है ना, ये तो नहीं मूव कर रहा। डन, ये तो मतलब दीवार में अटैच है, ये मैंने फिक्स कर रखा है, ये घूमेगी इसी के अबाउट। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पेन वाला केस है, वो पेन आपके पास रखा है ऐसे, आपने उसको बस ऐसे किया, तो वो ऐसे गोल 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 घूमने लग गया। अब वो डिपेंड करता है आपने फोर्स कहाँ लगाया है। जैसे बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे लगाया है, ऐसे लगाया है, बीच में लगाया है, तो उसके हिसाब से घूमेगा। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, फिक्स का मतलब आप ऐसे समझो कि वो मतलब फिजिकली वो फिक्स कर रखा है एक जगह पे। आई बात समझ में? यस मैम। अब आगे चलते हैं। अभी देखो, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन मिक्स से होके आपको लगते हैं, बस कितना ही तो फर्क है कि एक पार्टिकल की बात करें तो सर्कल की बात हो जाती है, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पूरा बॉडी की बात करें तो रोटेशनल वाली बात आ जाती है। तो सर्कुलर मोशन वाली जो टर्म्स है वो सारी यहाँ इस्तेमाल होने वाली है। तो किसी का वीक है सर्कुलर मोशन या किसी ने नहीं लिया लेक्चर, तो जाके देख लेना बेटर लिंक पे। अब मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा रही हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा था। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो टर्म्स हम रिवाइज करेंगे वो क्या आपके पास,
थीटा, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने किया था डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल्स करते हैं। मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल में चल रहा है, ये सर्कुलर मोशन है, और मान लीजिए ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई चीज पहुंच रही है, ये हो गया आपके पास रेडियस, यहां से यहां जा रही है, ए से बी जब वो जा रही है, सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी, जो आर्क बनेगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, बनेगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये एंगल ट्रेस करेगा ए से बी जाने में, इसको आप क्या बोलोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई बात सबको समझ में? यस और मैम। हमने कुछ और टर्म्स पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था ओमेगा, ये क्या होता है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और इसको आप कैसे लिखते हो, डी थीटा बाई डी टी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और हम पढ़ेंगे एल्फा, ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यस, एंगुलर एक्सेलरेशन। और लीनियर में हमने कुछ एक्सेलरेशन पढ़े थे, जैसे एसी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड ए नेट एक्सेलरेशन। पढ़ा था ये सब? ठीक है, अब इसको वन बाय वन कंपेयर करके देख लेते हैं। यहां मैं लिख रही हूँ लीनियर वाला पार्ट, यहां लिख रही हूँ मैं सर्कुलर वाला पार्ट। जैसे हमने यहाँ पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हमने पढ़ा, सॉरी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में भी एक रिलेशनशिप था, एस इक्वल्स टू आर थीटा, आर्क लेंथ इक्वल्स टू आर इंटू में थीटा। हमने और क्या पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी अगर मैं ए पॉइंट पे निकालना चाहूँ तो ऐसे टेंजेंशियल होती है ना, किसी भी पॉइंट पर आप किसी पार्टिकल कोई भी सर्कल में चल रहा है, लीनियर वेलोसिटी आप किसी पॉइंट पर देखना चाहते हो तो आप वहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर वेलोसिटी। यहाँ होता है एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ होता है आपके पास एक्सेलरेशन, यहाँ होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी दो होते हैं, एसी होता है, एटी होता है। वी और ओमेगा में भी एक रिलेशनशिप था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंड एसी एटी और एल्फा में एक रिलेशनशिप है, क्या, एटी इज इक्वल टू आर एल्फा। ये याद रखेंगे, आप भूल जाते हो, एटी इज इक्वल टू आर एल्फा होता है। यहां पर अगर फोर्स है तो इधर आपके पास टॉर्क होता है, रोटेशन में, सर्कुलर या रोटेशन में आप जो टर्म्स पढ़ रहे हैं, यहाँ टॉर्क आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास लीनियर मोमेंटम होता है, तो यहाँ पर आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मास होता है तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई। जैसे आप फोर्स को लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क को आप लिखेंगे क्या, आई इंटू एल्फा। ये होता है आपके पास मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है आपके पास आई ओमेगा। क्लियर है सबको? बोलो यस और नो, क्लियर है या नहीं? अब इसके अंदर वेलोसिटी की जब आप बात करते हो, वेलोसिटी के दो पार्ट्स थे, एक होता है आपके पास इंस्टेंटेनियस, वी इंस्टेंटेनियस आप कैसे लिखते हो, डीएस बाई डी टी, डीएस बाई डीटी। यस। और वी एवरेज आप कैसे लिखते हो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। सिमिलरली आप यहाँ भी लिखते हैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, एंड ओमेगा एवरेज क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सिमिलरली आपके पास एल्फा का भी ऐसे ही रिलेशनशिप होता है, एल्फा इंस्टेंटेनियस और एल्फा एवरेज। अब एल्फा और ओमेगा में क्या रिलेशनशिप होता है, एल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही लिखते हो ना आप, एक्सेलरेशन क्या लिखते हो, डीवी बाई डी टी लिखते हो ना। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई में डी टी। ठीक है, एल्फा एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा बाई में डेल्टा टी। समझ में आया सबको? अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। ओमेगा आपके पास स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। ओमेगा, ओमेगा थीटा ये दोनों आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। आप इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हो,
मान लो आपका सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मतलब ऐसे ऐसे कोई चीज घूम रही है, तो ओमेगा किधर होगा? क्या ओमेगा को मैं ऐसे दिखाऊंगी? क्या ये ओमेगा है? ये डायरेक्शन है ओमेगा की। राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन के लिए हम लोग जो यूज राइट करते हैंड हैं, थंब रूल किया था। यस, डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब इसको लगाते कैसे हो? जिस तरफ बॉडी सर्कल में चल रही है उस तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोथ। अब जैसे कोई भी एक पॉइंट ले रहे हो, आप एक पॉइंट ए ले लो, यहाँ एक पॉइंट आपने बी ले लिया, यहाँ ए से बी तक आप जा रहे हो, तो एंगल भी तो ट्रेस हुआ। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? जिस तरफ आपका सर्कल चला उधर फिंगर्स को कर्ल करें, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का सेम है। ठीक है, बाहर की डायरेक्शन को, आउटवर्ड डायरेक्शन अगर थंब की आ रही है, इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, और इनवर्ड को हम लोग कैसे दिखाते हैं? नेगेटिव। जैसे इस केस में बाहर की तरफ आया ओमेगा पॉजिटिव है, और अंदर की तरफ आता तो ओमेगा नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि कम है वैल्यू, वो डायरेक्शन को दिखा रहे हैं हम लोग। बाहर की तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन है और अंदर की तरफ हम नेगेटिव डायरेक्शन से दिखाते हैं। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। अब एक और डायरेक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, अल्फा को आप डिफाइन कैसे करते हो ये बताओ पहले। व्हाट इज अल्फा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। सभी मेले में तो गए होंगे, गए हो मेले में? यस और नो? मेले में गए हो? यस वाला झूला होता है ना, मान लो आपके पास ये ऐसे गोल गोल वाला झूला होता है, इधर स्टैंड लगा होता है, इधर बैठने के लिए जगह होती है, क्या बोलते हो तुम लोग इसको? जाइविल। इसमें बैठते हो, ये ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे ऐसे इसमें रिंग्स होते हैं, मतलब यस ऐसे मैम, जाइंट व्हील। जाइंट व्हील। तो इसमें आप बैठते हो, ये घूमता है, शुरुआत में रेस्ट पे होता है। ओमेगा इनिशियल क्या है इसका? 0। अब धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ने लग जाता है। लेट्स से इसका ओमेगा फाइनल कितना हो गया? 10 रेडियन पर सेकेंड। अब उसका धीरे धीरे स्पीड अप हो रहा है। ओमेगा तो समझते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। मान लो ये वाला जो झूला है, ये यहाँ से यहाँ, जब ये वाला जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इसमें मान लो रुशदा बैठी है और शिवानी इसमें बैठी है। रुशदा जब यहाँ पहुंची इस पोजीशन पे, ठीक है, तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वहां जाने में उसको जो टाइम लगा, ये जो रेशो लेते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है। अब टाइम के साथ जो है स्पीड अप हो रहा है, यानी ज्यादा ज्यादा एंगल ट्रेस कर रहा है। ठीक है, पहले मान लीजिए ब्लॉक जो है सिर्फ इसी पोजीशन तक पहुंच रहा था 1 सेकेंड में, अगली 1 सेकेंड में जो ब्लॉक है वो सेकेंड पोजीशन पर पहुंच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हो रहा है। तो ये जो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय में कितने समय में ये हुआ है चेंज, मान लो टाइम लिया मैंने 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में वो झूला जो है पूरा 0 से 10 रेडियन पर सेकेंड पे चला गया, डिवाइडेड बाय में टाइम। दिस इज अल्फा। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 0 बाय में 5, दिस इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड कितना एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है, ये अल्फा होता है। अच्छा, कोई ऐसा एग्जांपल दो मुझे जहां पर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए। अल्फा 0 जब कहाँ होगा? कांस्टेंट होगा ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट का एग्जांपल दो। कोई भी एक एग्जांपल दो ओमेगा कांस्टेंट का। सोचो जरा, टाइम तो सब देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो? यस यस मैम। तो टाइम टाइम जो आपकी घड़ी होती है, मैं वॉल क्लॉक बना देती हूँ। मान लो ये आपके पास मिनट हैंड है, कोई भी ले लो, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड ले लो। अब ये जो पूरा एक राउंड लेते हैं उसमें एंगल कितना जाता है? 2 पाई। टाइम कितना लगता है? मान लो सेकेंड सेकेंड वाली मैंने ले ली, ठीक है, तो टाइम कितना लगा? 60 सेकेंड।
पर सेकेंड कितना वो एंगल, ये रेडियन पर सेकेंड है, जो भी आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड, कितना रेडियन उसने कवर किया पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या ये वैल्यू चेंज होती है? हर एक सेकेंड में वो सेम डिस्प्लेसमेंट ले रहा है। यहां पर आपके पास क्या है, ये ओमेगा कांस्टेंट है, दिस इज ओमेगा। ये आपने क्या किया, डी थीटा बाई डी टी करा एक्चुअली, या थीटा बाई टी कर लो। तो ओमेगा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पर अल्फा 0 है। और ये झूले वाला एग्जांपल है, यहाँ आप समझ सकते हो स्पीड अप हो रहा है कोई भी चीज। मान लो आप ट्रैक गोल गोल ट्रैक में घूम रहे हो बहुत तेजी से, पहले स्पीड कम होती है, बढ़ाते 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 जा रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, स्पीड अप हो रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। एक तो डायरेक्शन, मान लो आपका अल्फा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन सेम पड़ता है, अल्फा और ओमेगा सेम है, इसका मतलब बॉडी स्पीड अप हो रही है। अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन उल्टा होता है तो बॉडी स्लो डाउन होती है। अल्फा का डायरेक्शन भी आप ऐसे ही लेते हैं, मतलब देखिए अल्फा का डायरेक्शन की बात कर लेते हैं थोड़े से। अल्फा डायरेक्शन कैसे आप निकालते हो, जैसे आप मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन था, अगर आपके पास बॉडी मूव कर रही है, मान लो सर्कल में है और सपोज ऐसे मूव कर रही है, तो ओमेगा आउटवर्ड आ रहा है, ओमेगा क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। यस मैम। ठीक है, और आपके पास अगर ये स्पीड अप हो रही है, इसका मतलब अल्फा भी पॉजिटिव है, अल्फा भी आपके पास अलोंग द एक्सिस ही आ रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब ये है बॉडी स्पीड अप हो रही है, बॉडी स्पीड अप। अगर आपके पास ओमेगा पॉजिटिव है और अल्फा नेगेटिव है, इफ ओमेगा इज पॉजिटिव एंड अल्फा इज नेगेटिव, तो ऐसे केस में आपके पास क्या होती है, बॉडी स्लो डाउन होती है। क्लियर है ये चीज सबको, क्लियर है या नहीं बताओ। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है सर्कल में इसके अबाउट, तो सबसे पहले तो ओमेगा आप किधर दिखाओगे, इस तरफ दिखाओगे। अगर आपके पास अल्फा भी इसी डायरेक्शन में है, अलोंग एक्सिस इसी डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब बॉडी स्पीड अप हो रही है। अगर अल्फा नीचे की तरफ डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, अपोजिट हो गया, तो आपके पास क्या होगा, स्पीड डाउन होगा। अगर मान लीजिए यही केस में कर दूं इस तरीके से, ऐसे घूम रही है बॉडी, अब इसका ओमेगा नीचे है, पहले ही ओमेगा इसका नीचे है, अब भी अगर अल्फा इसी की डायरेक्शन में है तो भी ये स्पीड अप हो रही है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है स्पीड डाउन होती है। ये बात सबको समझ में आई। अच्छा, इसके बाद एक दो पॉइंट और आप नोट डाउन कर लो, जैसे कि आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म होता है वो आपके पास होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ये हमेशा ट्रू होता है, ये इसका स्पेशल केस है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्पेशल केस है, ये ऑलवेज ट्रू है। तो जब आप सर्कल की बात करते हो ना, सर्कुलर मोशन जब होता है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, तब आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हो, और आप इसको लिख सकते हो vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ना, ऐसे सर्कल में आप चल रहे हो, मान लो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो दिस इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, vt इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा जो पिवटेड पॉइंट का होता है वो 0 होता है, पिवटेड पॉइंट तो कहीं नहीं घूमता। मान लो यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर दूं, इसके अबाउट कोई भी चीज चक्कर काट रही है, सर्कल में चल रही है, ये पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहा ना, इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ में आई बात। मैम एक बार और बता दो, ये ऑलवेज
जो होगा ये और वो वाला। ये वाला देखो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा स्पेशल केस है, जैसे सर्कल में चल रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, ठीक है, और आपको निकालना है क्या, v जो ये रिलेशनशिप है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने ड्राइव किया था, ये कैसे बनता है, ठीक है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। सर्कल के केस में ये जो रिलेशनशिप है वो आता है, जैसे v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, ये सर्कल के लिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा बन जाता है। कैसे बनता है देखो, इस पॉइंट के ऊपर आप अगर देखेंगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आप दिखाओगे अंदर की तरफ ऐसे जाएगा, मान लो ऐसे सर्कल में चल रहा है, एक पॉइंट लिया, ये अंदर की तरफ ऐसे पॉइंट किया, ये तो हो गया v। r किधर होगा आपका, r किधर होगा, ऐसे, यस दिस इज r, और ओमेगा किधर होगा, ओमेगा इधर होगा मैम, ऊपर की तरफ। अब v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r को अगर आप ओपन करते हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा r साइन थीटा होता है। ओमेगा और r के बीच में एंगल, ओमेगा और r के बीच में इस केस में क्या एंगल है बेटा, 90 डिग्री। 90, तो साइन 90 क्या हो जाता है, 1 1 इज इक्वल टू ओमेगा r बन जाता है। तो सर्कल में जब वो चल रहा है, एक एक्सिस के बाद वो घूम रहा है, सर्कल में से चल रहा है, उस केस में आप लोग v t इज इक्वल टू r ओमेगा। अब ये v को t v t क्यों कर दिया, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, v t इज इक्वल टू r ओमेगा। अब कुछ और छोटी छोटी बातें एक्सेलरेशन की भी मैं आपको याद दिला देती हूँ। एक्सेलरेशन में आप लोगों ने पढ़ा था पहला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वैल्यू क्या होती थी, v स्क्वायर बाय में r। R जब भी कोई बॉडी सर्कल में चलती है तो दो चीजें होती है, एक तो डायरेक्शन और एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बदलता है सर्कुलर मोशन में, ये बात आपको पता है। क्या ऐसा होता है कि डायरेक्शन जो कांस्टेंट हो जाएगा, नो सोचो जरा, ये सर्कल में चल रहे हो आप, किसी भी पॉइंट पर देखोगे वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल ड्रॉ करोगे, डायरेक्शन तो बदले ही बदलेगा, अगर नहीं बदला तो वो सीधा पाथ पे चल पड़ेगा ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, और इसका डायरेक्शन किधर होता है, टूवर्ड सेंटर, टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, राइट, टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। और मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन d vt बाय में dt। अब ये vt का मैंने ऐसे दो डंडे लगा दिए, इसका मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, मैग्नीट्यूड में चेंज बाय में चेंज इन टाइम, क्या आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसका डायरेक्शन आप कैसे चेक करते हो, अगर बॉडी स्पीड अप होती है, मान लो ये आपके पास सर्कुलर मोशन है और ये ऐसे चल रहा था और इसी डायरेक्शन में वो तेजी से और घूमने लग गया, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, उसी सेम डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो बॉडी स्पीड अप हो रही है, जिस तरफ फोर्स है तो उधर ही तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। यानी आपके पास अगर ये स्पीड अप हो रही है तो AT जो है वो इधर आएगा, इसी की सेम डायरेक्शन में, पैरेलल टू VT, ये आपके पास VT है। इफ बॉडी is speeding up, AT is parallel to VT। और अगर वो स्लो डाउन हो रही है, मान लीजिए पहले वो ऐसे मूव कर रही थी लेकिन उस पर टॉर्क या फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो जिधर जिधर फोर्स लगा उधर एक्सेलरेशन आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। अब आप लिख लो, इफ बॉडी इज स्लोइंग डाउन, AT is anti-parallel to VT, ठीक है, ये तो बात होगी AC AT की। अब इसको दोनों को मैं दिखाती हूँ सर्कल के ऊपर, मान लो ये आपके पास सर्कुलर मोशन है, ये आपके पास हो गया AT, सपोज स्पीड अप कर रही है, इधर ही आपके पास AT है और इधर ही आपके पास VT है, और इस पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होती है, दिस इज AC। इनका जो नेट निकलता है उसको क्या बोलते हो, A नेट, नेट। तो A नेट क्या होता है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर। ये लिखा मैंने क्योंकि ये दोनों एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो ना, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90, तो कोस थीटा वाला टर्म उड़ गया,
तो ए नेट क्या बचे आपके पास, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर। क्लियर है ये बात सबको? मैम हम्म मैम हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन को कब यूज करेंगे? मतलब कैसे पता चलेगा कौन सी एक्सेलरेशन यूज करनी है क्वेश्चन? वो तो आपको सवाल में बोला गया होगा ना कि निकालना क्या है, कि टेंजेंशियल निकालना है, नेट निकालना है। जैसे सर्कुलर मोशन हमने किया था, वहां पे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, AC निकालना, AT निकालना, A नेट निकालना। तो सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि यूज कौन सा करना है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिम्मेदार है डायरेक्शन जो बदल रही है उसके लिए। आपको याद है सेंट्रीपिटल फोर्स था, ठीक है? यस। एक्सेलरेशन है तो उस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तभी वो सर्कल में रह पा रहा है, ठीक है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब उसको उस डायरेक्शन में बाहर की तरफ पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई फोर्स मिल रहा है, वो तब आता है पिक्चर में। यस बोले बेटा। मैम मेरा ना नेट ओवर हो गया तो मैं क्लास अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, जाइए। समझ में आई बातें सारी? क्वेश्चन करोगे थोड़े बहुत? अच्छा एक और सवाल, अगर मान लीजिए आपके पास VT कांस्टेंट है, इफ VT इज कांस्टेंट, तो इस केस में पहले तो मुझे बताओ कौन सा एक्सेलरेशन जीरो जाएगा? VT इज कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकेंड है सपोज, तो 5 मीटर पर सेकेंड सर्कल में हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, तो डायरेक्शन तो अब भी बदल रही है। तो AC जो है, AC आपके पास क्या था, V स्क्वायर बाय में R। ये तो आपके पास कभी भी जीरो नहीं है, नेवर जीरो, जब तक की सर्कुलर मोशन है। और AT था आपके पास D बाय DT ऑफ VT। अब अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, जीरो। जीरो। अगर AT जीरो हो गया तो अल्फा जीरो हो गया। देखो AT क्या था, R अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा फिर, AT अगर आपके पास जीरो है तो अल्फा भी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो। इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि VT अगर आपके पास कांस्टेंट है तो VT होता है आपके पास R ओमेगा, ये कांस्टेंट है तो ये भी R, तो रेडियस तो नहीं बदल रहा, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी आपके पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट। और ओमेगा अगर कांस्टेंट होता है तो अल्फा क्या हो जाता है, जीरो। तो दोनों चीजों से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। If theta equals to 2t square, find omega and vt at t is equal to 2 second if r equals to 3 मीटर। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, अभी जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं उसी के ऊपर है। रुशदा गई है क्लास से? यस, यही है। हाँ जी, प्रोजेक्टाइल मोशन आप क्या बोल रहे हो, ट्रांसलेशन? मैंने बहुत पहले पूछा था ये। देखो अगर मान लो सपोज फुटबॉल खेल रहे हो आप और फुटबॉल को किक किया गया, ठीक है, तो वो ऐसे घूमते हुए जा रही है, वो ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन तो ले रही है, प्रोजेक्टाइल पाथ भी ले रही है, मतलब इस तरीके से भी चलेगी और वो रोटेट भी करेगी। तो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, प्लानर, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन। लेकिन अगर वो नहीं घूमती है, कोई ऑब्जेक्ट बस ऐसे जा रहा है, वैसे रोटेट नहीं किया, ठीक है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। क्लियर है? ओके मैम। आंसर आ गए हमारे पास कुछ। पहला आंसर कितना आया है, देखो सबसे पहले फाइंड ओमेगा एंड वीटी। ओमेगा क्या है पहले बताओ, क्या यूज किया आप लोगों ने? डी थीटा बाय डी थी। सिंपल,
ओमेगा होता है आपके पास डी थीटा बाय में डी टी, यानी कि 4t, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तो ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड कितना हो जाएगा, 8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगला सवाल क्या है, वीटी। वीटी क्या होता है बेटा, ये तो आर अल्फा होता है। आर तो आपको दे रखा है 3 मीटर है, अल्फा चाहिए तो अल्फा आप यहां से ले लो। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा, यानी कि 4 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये आपके पास आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहां से आप पुट कीजिए आर की वैल्यू 3 एंड यहां से पुट कीजिए 4, 4 3 सा बताओ 12 मीटर। 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? यस मैम। यस। थीटा इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, तो ये आया आपके पास 2 टू ज़ा 4t, t की वैल्यू 2, 4 टू ज़ा 8। ठीक है, और उसके बाद आपने निकाला वीटी। वीटी आपके पास होता है आर अल्फा, आर आपके पास 3 है। ठीक है, अल्फा आपके पास हो जाएगा 4। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। आगे चलें, यस मैम। चलो ये सवाल कर दो फटाफट। इफ ओमेगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस में 4, फाइंड थीटा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। If theta equals to 0 at t is equal to 0, also calculate number of revolution made in 2 seconds. If omega equals to t square plus 4, find theta. देखो ओमेगा दे रखा है, उल्टा प्रोसेस है। थीटा देते और ओमेगा निकालना होता तो डिफरेंशिएट कर देते, उल्टे प्रोसेस में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। थीटा डी थीटा बाय में डी टी, दिस इज इक्वल टू डी ओमेगा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा डी टी इक्वल्स टू डी थीटा। Now integrating on both the sides, t is equal to 0 पे थीटा इक्वल्स टू 0 है, यानी टाइम की कंडीशन तो यहाँ पुट करेंगे 0, यहाँ पर 0, और मान लो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर थीटा 0 से थीटा हो गया, कोई भी रैंडम ले लिया थीटा। सो आप इंटीग्रेट करोगे, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। अब ओमेगा को dt के विद रिस्पेक्ट टू में डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ओमेगा की वैल्यू पुट करो टी स्क्वायर प्लस 4, 0 से 2 टी स्क्वायर प्लस में 4 dt। अब यहां पर इंटीग्रेट करो, टी क्यूब बाय में 3 प्लस में 4t, 0 से 2, दिस इज इक्वल टू थीटा। सो ये 2 टू 4 टू 8 बाय 3 प्लस में 8, दिस इज इक्वल टू थीटा। एलसीएम लीजिए 3, 8 प्लस में 24, कितना हो गया, 32। रेडियन, रेडियन सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, रेडियन आ जाएगा 32/3। क्लियर है सबको? अब अगला सवाल क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 2 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड इन 2 सेकेंड, इसको कैसे करेंगे? देखो जब आपके पास 2 पाई रेडियन होता है तो इसमें एक रिवोल्यूशन होता है। 2 सेकेंड में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, कितना है, 2 पाई रेडियन में 1 रिवोल्यूशन। 1 रेडियन में कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा, 1 बाय में 2 पाई। और जो आंसर निकाला है 2 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, 32/3 रेडियन। तो उस केस में हमारे पास कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे, 32/3 रेडियन में कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे, 1/2 पाई इंटू 32 बाय में 3, 2 1 जा 6, तो ये 16 बाय में 3 पाई रिवोल्यूशन। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, समझ में आया है नहीं? ओके ग्रेट। अच्छा ये बता दो फटाफट, इफ अल्फा इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन ओमेगा इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, मे इंक्रीज और डिक्रीज। एबीसीडी ये हम लोगों ने रिवीजन क्लास में भी किया था, बताओ मैम डी ऑप्शन। व्हाई? रिया ने दिया ना जवाब। क्योंकि जो ओमेगा है उसकी डायरेक्शन अल्फा के अलोंग भी हो सकती है और उससे डिफरेंट भी हो सकती है। यस, अगर आपके पास ओमेगा पॉजिटिव है और अल्फा
भी आपके पास पॉजिटिव है, सेम साइन आ रहे हैं, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उसमें स्पीड अप हो जाता है, यानी ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। अल्फा सपोर्ट्स ओमेगा, उस केस में आपके पास क्या है, ओमेगा इंक्रीजेस। अगर ओमेगा नेगेटिव है और अल्फा भी आपके पास नेगेटिव है, इस पर्टिकुलर केस में भी क्या हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, वो स्पीड अप हो रहा है, ओमेगा इज इंक्रीजिंग हियर आल्सो, बस वो डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। अगर ओमेगा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है, उस केस में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन, डिक्रीज। यस, ओमेगा डिक्रीजेस। सो जो डेटा आपको गिवन है अल्फा इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको क्या बता रहा है, ठीक है भाई, वो नेगेटिव डायरेक्शन में अल्फा पॉइंट कर रहा है, अगर ओमेगा उसकी डायरेक्शन में होगा तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, अगर ओमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओमेगा कैन इंक्रीज और डिक्रीज। क्लियर है, चले आगे। ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन है, कुछ अटको तो मुझे बताना, और इसका जो आंसर्स है वो आप मुझे कल बताओगे क्लास में, सबसे पहले मैं आपसे आंसर पूछूंगी। बस हो गया बेटा, लास्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम लोगों ने पहले बस इक्वेशंस बतानी है, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे। आपने पढ़ा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, आपने पढ़ा s इक्वल्स टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, आपने पढ़ा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब ये इक्वेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं। ये तभी करेक्ट है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो हम कौन सी इक्वेशंस यूज करते हैं, v इज इक्वल टू होता है ds बाय में dt, a होता है आपके पास dv बाय में dt, ये हमेशा ट्रू होती है, जो नीचे में डिफरेंशियल फॉर्म लिख रही हूँ ये हमेशा करेक्ट रहेगी। या a होता है आपके पास v इंटू में dv बाय में dx। सिमिलरली हमारे पास रोटेशन में भी आ जाती है, यहाँ पे आपके पास होता है ओमेगा फाइनल, दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस में a की जगह अल्फा इंटू टी, s की जगह यहाँ पर थीटा होता है, ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस में हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बट ये कब ट्रू है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जो ट्रू हमेशा रहेंगी वो कौन सी है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, और ऐसे ही आपका थर्ड निकल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये हमेशा ट्रू है। इनके ऊपर अब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन इक्वेशंस के ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सो फटाफट से अगर मैं समराइज करूं जो आज हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा रिजिड बॉडी क्या है, ठीक है, फिर हमने ट्रांसलेशन मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े, टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसलेशन, बताओ जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ट्रांसलेशन, अगला कौन सा था, रोटेशनल, अगला लिनियर मोशन, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन, बेसिक आप लिख लीजिए टर्म्स, बेसिक टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन जो कि रोटेशनल मोशन में भी इस्तेमाल हो रही है, जिसमें हमने सब रिलेशनशिप पढ़ा, जैसे एस इक्वल्स टू आर थीटा पढ़ा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा, ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा पढ़ा, ठीक है। एल्फा आपके पास डी ओमेगा बाई डी टी होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। एल्फा एवरेज क्या होता है आपके पास, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ठीक है। इनकी डायरेक्शंस को समझा, क्या आपके डायरेक्शंस हैं, कुछ हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे। सो ये ओवरऑल चैप्टर जो आज हमने अब आज लेक्चर में डिस्कस किया वो है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके बाद आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन है, मन लगा के अच्छे से इनको सॉल्व करना है। आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी हैं वो इस्तेमाल होंगी इसके अंदर, और पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर कर पाओगे। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम लोगों ने एक्चुअली डिस्कस किया है, जितने भी हम लोगों ने टर्म्स और रिलेशनशिप देखे हैं
वो सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है। सो वो इक्वेशंस यहाँ पर डायरेक्ट यूज होने वाली है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, एंड जो हमने सारा पार्ट पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड सर्कुलर वाली टर्म्स, वो यहाँ पर लगेगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो।